सो के मैट्रिक्स आपको ड्रॉ करनी है। के मैट्रिक्स में क्या होगा, 4EI/L है ना, इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। सो 4EI/L ये इसने किया है, इसने पूरा वो ले लिया, यानी जो मोमेंट इक्वेशन है ना, 2EI/L थीटा ए प्लस थीटा बी प्लस वो पूरा ले लिया है ना। बट आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो 4EI/L। 4EI/L में क्या जाएगा, 4EI, 2i था फर्स्ट के लिए तो 8EI हो गया, बाई 6 हो गया, और इधर 4EI/L 4 मीटर है तो 4 to 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, EI बचेगा। टोटल में देखूँ तो 7/3 EI K11 की वैल्यू जाएगी। K11 है क्या, यूनिट रोटेशन, फर्स्ट पॉइंट पे यूनिट रोटेशन के लिए जो फोर्सेस असाइन करें, ये वाला फोर्स, ठीक है। तो दैट इज K11। K21 क्या है, यहाँ पे जो रोटेशन आ रहा था उसे जीरो करना है, यानी केवल रोटेशन एक ही नोड पे देना है, बाकी नोड पे जीरो करना है ना। तो यहाँ पर जो रोटेशन आ रहा था इसको जीरो करने के लिए जो फोर्सेस लगा रहे हैं दैट इज 2EI/L। तो 2EI/L, ठीक है। डायरेक्टली देख लेंगे, L की वैल्यूज 4 है तो 2EI/4, ठीक है। तो 2EI/4 दैट इज 0.5 EI, ठीक है। सो ये हो गया हमारा K11। K21, K12 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि K21 इज ऑलवेज इक्वल टू K12, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, बट आपको K22 रिक्वायर्ड है, तो आप सेकंड नोड पर यूनिट रोटेशन देख के देख लो, यहाँ यूनिट रोटेशन दे दिया, यहाँ पर स्लोप जीरो किया, तो ये हो गया K22 जहाँ यूनिट रोटेशन दे रहे हैं और इसी पे फोर्स फाइंड आउट करें, सेकंड नोड सेकंड पे फोर्स। तो K22, K12 क्या हो गया, यहाँ पर आपको जो रोटेशन आ रहा है उसे ज़ीरो करने के लिए, तो 12 क्या होगा या 21 क्या होगा, दैट इज़ 2EI/L 0.5 EI। K22 क्या होगा, दैट इज़ 4EI/L, 4 to 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज EI, ठीक है। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स इक्वेशन, ये हमारे पास जनरल स्टिफनेस मैट्रिक्स है। स्टिफनेस दैट इज फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टिफनेस को, तो दैट इज इक्वल टू फोर्स जो हम डायरेक्टली करते थे, डेल्टा इज टू के इनवर्स। इसने के इधर पुट कर दिया, बट आप डायरेक्टली के इनवर्स यूज़ कर सकते हो, हमेशा के इनवर्स ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा इज टू के इनवर्स P माइनस पी एल। के मैट्रिक्स में पुट कर दी, P और PL को सब्सट्रैक्ट करके देख लिया, ठीक है। P और PL को सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पुट कर दिया, देन हम डेल्टा की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे इधर इनवर्स ले जाके, है ना। तो इनवर्स ले जाके हमने डेल्टा की वैल्यूज फाइंड आउट की, डेल्टा की वैल्यूज ये समथिंग वैल्यूज आते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन है, आप डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर यूज़ करना, कैलकुलेटर से डायरेक्टली मिल जाएगी ये चीज़ें, इतना मल्टीप्लिकेशन वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो Δ1 एंड Δ2 क्या आ गया, 28.802 आवर EI और -1.070, ठीक है, आवर EI, ठीक है। सो Δ1 क्या था, 1 फॉर B, तो दैट इज थीटा B, एंड Δ2, 2 स्टैंड फॉर C, तो दैट इज थीटा C। थीटा B थीटा C आपने कैलकुलेट कर लिया, देन वंस अगेन फिर वह हमें क्या करना, क्या, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन MAB क्या होगा, फिक्स्ड मोमेंट ऑफ AB प्लस 2EI/L 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा वन है, थीटा ए और थीटा बी की वैल्यूज पुट कर दी थी। यहाँ चेंजेस क्या आता है, यहाँ पर चेंजेस था जो हमारे पास P1 P2 की वैल्यू है, MAB निकाल लो, MBA निकाल लो, BC MCB MCD, ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करके नोट करा करो। एक दो प्रॉब्लम अपने हाथ से करोगे तो चीज़ें डाउट भी आपके पास आएंगे कि हाँ यार ये डाउट है, और क्या क्या क्लियर होते जाएंगे ना। आप डाउट भी होंगे और वो चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी अगर आप नोट करते रहोगे। अगर मैं PDF आपको स्टडी करा रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो बस आप सुन लोगे देख लोगे तो मैथमेटिकल सब्जेक्ट है बच्चों, बाकी से डिफरेंट है, बाकी सब्जेक्ट से पूरा मैथमेटिकल है। तो जब तक आप जैसे हम क्लास में करते थे, हम लोग करते थे तो समझ में आती थी, बट अगर देखते रहोगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो आप लोग अपना पेन कॉपी लेके के बैठा करो, आप अपना काम करते रहा करो, मैं बताता रहूँगा, जो डाउट लगे वो क्लियर करते रहा करो, ठीक है। तो बैठे मत रहो, है ना, साथ में लिखते रहो। तो और दो तीन एग्जाम्पल कर लोगे, सेम टाइप के एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। एमबीए के लिए भी वही स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, थीटा ए थीटा बी एच थीटा बी थीटा सी मुझे मिल चुके, तो वो वैल्यूज पुट करता जाऊँगा, तो ये सारे मूवमेंट्स मुझे मिल जाएंगे, ये सारे मूवमेंट्स मुझे मिल जाएंगे। देख लो, किसी को किसी स्टेप में डाउट है तो फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर दो, जिसको जहाँ डाउट लगे जस्ट आस्क मी। तो काफ़ी अच्छे से इसने एक्सप्लेन की हैं चीज़ें ना।
पी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या ओवर हैंगिंग की वजह से जो ये इफेक्ट था इसको डायरेक्टली आपने यहाँ पर लोकेट कर दिया, यहाँ लोकेट कर दिया तो आपको मूवमेंट मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा, तो वो क्लियर रखना। देख लो इस पेज में किसी को डाउट है जनरली इस पॉइंट पे? नेक्स्ट पेज, इस पेज पे देख लो किसी को कोई डाउट लग रहा है जिसने मेंशन किया। आराम से वर्क करते रहो, रिटर्न वर्क करो, मैं रुक जाऊंगा, है ना। एक दो प्रॉब्लम आप खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा, और अगर सुनते रहोगे कुछ नहीं होना। ये सारी चीज़ें आपने कर रखी हैं लेकिन ये भी नहीं होनी है, तो इसलिए सुनते मत रहो, करके देखो। जो जो ये कर रहा है वो लिख के दे, अपने माइंड में जाएगा, जब लिखोगे तो माइंड में जाएगा, सोचेगा माइंड ये क्यों लिखा, है ना। तो जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। सर जब हम फिक्स्ड मोमेंट बीसी बीम पे निकालेंगे तो ये जो 120 किलो न्यूटन का मोमेंट लग रहा है उसको कंसीडर नहीं करना? कंसिडर कर लिया बेटा हमने, ये जो 120 का लग रहा है ये हमने कंसिडर कर लिया हमारा जो ओरिजिनल बीम पर है P1 P2 में, ठीक है। अल्टीमेटली बच्चों वहाँ कंसिडर करो, यहाँ कंसिडर करो, दोनों का सम ही करोगे आप, है ना। P1 माइनस PL ही करते हैं, ठीक है। सो अगर वहाँ भी कंसिडर कर रहे हो तो भी बात एक ही जगह कंसिडर करोगे। अगर यहाँ पे भी कंसिडर कर लिया, पी बीम में भी कंसिडर कर लिया, तो दोनों का सम ही तो कर रहे हैं हम, टोटल मूवमेंट्स का सम, और कुछ थोड़ी कर रहे हैं। जब लास्ट में आपने यहाँ किया, देखो सॉरी, ये किया आपने P माइनस पी एल किया, तो यहाँ ऑलरेडी 120 ऑटोमेटिकली वो सम हो, है ना। तो अब पी एल उसमें कंसिडर करने की जरूरत है क्योंकि ये ओरिजिनल नोड पे ऑलरेडी था। जब हमने बीम को कन्वर्ट किया, हमने उसे सी सपोर्ट को, वो ऑलरेडी था, तो इसको पी में कंसिडर कर लिया, पी एल में नहीं। अल्टीमेटली बस मेथड है बच्चों, इसमें बस पी में कंसिडर कर लो। अगर आप जनरली करते हो तो हम क्या करते हैं, लोड में ही कंसिडर करते हैं, है ना। बट इन स्टिफनेस मेथड आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कंसिडर करना पड़ेगा और लोड की वजह से अलग कंसिडर करना पड़ेगा। ओके सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है? जो नोड पे लग रहा है वो हमें पी में कंसिडर करना, जो भी नोड पे लग रहा है ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो जब हमने इसको सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो हमने ओवर हैंगिंग को हमेशा हटा देना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट, फिक्स एंड मूवमेंट वो कंसिडर नहीं करना। तो जब भी जहाँ ओवर हैंगिंग दिखेगी उस लोड की वजह से जो भी आ रहा है उसको ट्रांसफ़र कर लो आप अपने सपोर्ट्स पे, और जैसे सपोर्ट्स पे ट्रांसफ़र कर लिया तो इस बीम के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। बीम को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया क्योंकि इसकी वजह से आप ना फिक्स एंड मूवमेंट ना कुछ भी चीज़ें कंसिडर नहीं कर सकते, तो इस लोड को हमने इधर ही ट्रांसफर किया, है ना, यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया। तो अब डायरेक्टली हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया। और ये क्या है, जो नोड था मेरे पास, कोऑर्डिनेट जो मैंने लोकेट किए 1 एंड 2, 2 पर इनिशियल स्टेज पे, है ना, हमारे क्वेश्चन में है ये समझो। तो 120 किलो न्यूटन क्या हो गया मेरे पास, पी क्या था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे कोई भी मूवमेंट है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर दैट मीन ओरिजिनल नोड्स, जो भी नोड्स हमने, जो भी रिडंडेंट हमने चूज़ किया उन उस जगह पे कोई भी मूवमेंट्स है, कोई भी फोर्सेस है, तो वो है पी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पी में कंसिडर करना है, ना कि पी एल।
सर अगर हमारा ए फिक्स्ड की जगह फ्री होता जैसे डी है, बिल्कुल तो करेक्ट। इसमें भी फिर हम मोमेंट डालेंगे डी पे। बिल्कुल नेक्स्ट प्रॉब्लम यही है। मैंने वो भी लिया है, बट वो थोड़ा आपके जो एग्ज़ाम में आती है ना, ये 3 नोट्स वाली ज़्यादा आती है ना। ये वाला देखो, ये वाला प्रॉब्लम है, मैंने ले रखी है वो। 3 नोट्स हैं, 3 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी। जब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उन तीनों को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की, 3/1 की है ना, 1/3 सॉरी 3/1 की, ये मैट्रिक्स बनेगी। 3 अननोन होगी, ठीक है। इस टाइप का जब भी होगा आपके पास 3 अननोन्स होंगे। 3 अननोन्स हैं तो फिर प्रॉब्लम तो सेम ही होगी, बट अननोन्स 3 होगी। जब कैलकुलेशन करोगे तो वो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगी। जनरली बीम पर तो 2 आ जाते हैं, 2 ही नोड वाली आ जाती है, बट हाँ इन केस ऑफ फ्रेम ट्रस ये तो 3 वाली मिलेंगे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे। हाँ तुम बताओ, तुम क्या बोल रहे थे बच्चा? सर मैं यही पूछ रही थी कि अगर ए जो फिक्स था वो फ्री अगर हो जाता है तो वो हमारा मोमेंट जैसे बी पे आएगा ना, हम्म। मतलब जो लोड लगेगा इनटू डिस्टेंस, ऐसा पूछ रही थी। हाँ अगर ए फ्री है, ए फिक्स की जगह आपका रोटेट हो जाता है। मूवमेंट तो बेटा डी पर ही आएगा, ओनली सी पर ही आएगा, सॉरी बाकी किसी पे आएगा नहीं। अगर पहले केस की बात कर रहे हो, फर्स्ट केस, ओके, इस केस की बात करें, अगर ये फ्री भी होता, ये अगर हमारे पास फ्री तो नहीं, फ्री करना है या क्या करना है आपको? नहीं, अगर ए अभी फिक्स्ड है, फिक्स की जगह अगर ये फ्री होता ओके, तब उसका जैसे 90 लोड 90 लग रहा इंटू है ना। 90 इंटू वो करना पड़ता आपको, मल्टी 4, हाँ 90 वही, 4, वो बी पे करना पड़ता ना। वो भी करना पड़ता। फिर आपको यहाँ पर भी एक मूवमेंट लिखना पड़ेगा। यानी हम अवर हैंगिंग की स्टडी नहीं कर रहे स्टिफनेस में। स्टिफनेस में क्या कर रहे हैं, अवर हैंगिंग वाले पार्ट को यहाँ शिफ्ट कर, समझ रहे हो? क्योंकि इसका केवल इतना ही इफेक्ट है कि यहाँ पर एक इस नोड पर एक मूवमेंट आ जाए, तो हम उसको सोल्व नहीं कर रहे, क्योंकि इसके लिए फिर अलग से फिक्स एंड मूवमेंट वगैरह नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब हम क्या फिक्स बीम के लिए हमें सारे फिक्स एंड मूवमेंट पता है, इनके लिए नहीं पता। तो इनके लिए क्या करेंगे, हम इनको जॉइंट पे शिफ्ट कर लेंगे एंड पी मैट्रिक्स जो हमारी है उसमें कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर तो इसका इफेक्ट हम कंसीडर कर ही रहे हैं 120, ठीक है। बट जब आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम, इसका डायग्राम ड्रॉ करके देखो बच्चों, आपको थोड़ी चीज़ें और क्लियर होंगी। ये आपके पास रिजल्ट्स में ले जा रहा हूँ। रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स हैं हमारे पास, है ना। नोट कर लो, ये वैल्यूज नोट कर लो। एम ए बी इज -60.80, एम ए बी इज -60.80, then MBA is 78.403, MBC is -78.403। एक और चीज़ याद रखना बच्चों, MBA MBC हो सकता है तुम्हारी कैलकुलेशन की वजह से कुछ डिफरेंसेस हो, बट इन दोनों को सेम डिनोट कर, हमेशा इक्वल ही होंगे। लेकिन हम कैलकुलेशन करते हैं, लाइक इसने 28.802 लिया है, किसी ने 28.8 लिया है, किसी ने 28.80 लिया है, तो डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि ये दोनों सेम ही होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी वैल्यूज आए 78.41 आ जाए, ये 40 आ जाए, तो आप एक ही चीज़ कंसिडर करना है। यहाँ 41 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी 41 नहीं लिख रहे, ठीक है। रिजल्ट्स में भी ये हमेशा याद रखना, बी ए और बी सी दोनों का सम हमेशा 0 होता है। हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड सब में किया है, तो बी ए और बी सी हमेशा 0 ही होगा दोनों का सम, दोनों इक्वल ही होने चाहिए कैलकुलेशन। सिमिलर वे में एम सी बी, दैट इज 120 एंड दैट्स इट, है ना। तो ये वैल्यूज है। प्लीज ड्रॉ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर दैट, है ना, क्योंकि एनालाइज का लास्ट पार्ट यही होता है कि आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। सारी वैल्यूज आपके पास है, ड्रॉ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। और इसमें मुझे पता है कि आप में से 80% गलत करोगे, ठीक है, और वो छोटी सी एक गलती है वही करोगे। तो प्लीज़ ड्रॉ करो ताकि चीज़ें क्लियर रहें हमें। वैल्यूज़ नोट कर लिया आपने? तो मैं क्वेश्चन पे चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से आपको से की मूवमेंट डायग्राम बनाना होगा।
वैल्यूज नोट हो गई आपकी। डायग्राम कैसे बनेगा, ट्राई करो आप लोग डायग्राम। अब इसके लिए डायग्राम अगर हम बात करें तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमने सी पॉइंट कंसीडर किया है तो ये सी डी वाला पोर्शन का हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही नहीं बना है ना, उसका भी डायग्राम बनेगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। जैसे ए बी के लिए क्या वैल्यूज थी, प्लीज कोई रिकॉल कर देना। ए बी के लिए क्या वैल्यूज थी, कोई भी एक रिप्लाई कर दो, जिसने नोट कर रखा है वो रिप्लाई कर दो ताकि मुझे भी। -60.80 -60.80 तो लेट्स अज्यूम ये 6 है ना, -60 ये है, माइनस ऊपर क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है मुझे। अगर ये नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव है तो ऊपर बनाऊँ, है ना। बी ए के लिए क्या थी, 78.403। 60 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमने थोड़ा सा ऊपर बना दिया 78। और बी सी नेगेटिव होगी, यस सर। ये लेंगे। सी बी क्या थी, 120। सी बी इज 120 तो इससे भी ऊपर जाएगा। एंड सी बी इज क्लॉकवाइज, इट शुड बी क्लॉकवाइज, है ना। सो ये कुछ मेरा डायग्राम बनेगा। बट देखो अब सी डी ये भी आपको ड्रॉ करना है ना, सी डी भी आपको ड्रॉ करना है। ये 120 है नो डाउट, 120 है तो आपको ये भी ड्रॉ करना है, क्लियर। ये भी आपको ड्रॉ करना है, ये 120 है, यहाँ 0 है ना। और कैंटिलीवर है तो आपको याद है कैंटिलीवर के लिए होगिंग मूवमेंट होता है, तो आप उसे होगिंग मूवमेंट यानी होगिंग मूवमेंट के साथ बना। देन सेगिंग मूवमेंट अगर हम ड्रॉ करें तो सेगिंग मूवमेंट 19 WL/4 होता है शायद, है ना, WL/4, हाँ WL/4 होगा। तो 90 इंटू 6/4 दैट इज ऑलमोस्ट 96 3 टाइम्स एंड 90 45 135। सो ये 60 था, ये 78 था, तो 135 काफ़ी ज़्यादा होगा, सॉरी ये नहीं होगा, लीनियर होगा ना, it should be linear। एंड इधर UDL है 80 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय WL²/8 होता है ना सेगिंग मोमेंट मैक्सिमम, तो WL²/8 कर लो, कितना रहा 4 इंटू 4/8, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 टाइम्स 4 2 160, ठीक है 160। तो इस ये 120 था अराउंड, 160 थोड़ा इससे भी ऊपर हो जाएगा एंड पैराबोलिक शेप होगा। ठीक है, कुछ थोड़ा सा इसको ढंग से बना लेना आप लोग, है ना। तो ये पैराबोलिक को इससे थोड़ी सी हाइट ऊपर हो, ये हमारे पास अगर हम बात करें तो ये दिस वन इज पॉजिटिव सेगिंग मूवमेंट, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज नेगेटिव, ठीक है। तो इनको आपको लाइन से डिनोट करना है, बाकी जो कैंसिल आउट हो चुका उसे हटा देना है ना, उसको मत कंसिडर करना। तो ये जब तक लाइन से डिनोट नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा कि यही है हमारा डायग्राम, वरना कंप्लीट लेके चलते हैं। दूसरा पेन यूज़ करके आप ये बना लेना, है ना। तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा नेगेटिव रहेगा। कभी कभी ये इसी पॉइंट लोड की जगह यूडीएल दे देता है बच्चों, यूडीएल देगा तो आप ये जो लाइन बना रहे हैं ना लीनियरली, उसकी जगह पैराबोलिक आएगा। याद रखना कैंटिलीवर के केस में क्या होता था, है ना। तो ये पैराबोलिक बनाना होगा, बस इतनी सी चीज़ है जो आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है इन केस ऑफ ओवर हैंगिंग। तो डायग्राम क्लियर है आप लोगों को सबको। अब थोड़ा तो कॉन्फिडेंस यस आ रहा सर। होगा स्टिफनेस में, क्या अभी भी वही हालत है, थोड़ा नो, यस सर। ना, थोड़ा थोड़ा करके अपन सीख लेंगे।
इन तीन में से एक एग्जांपल, यानी इन ज़्यादा क्या करते हैं आपके पास ओवर हैंगिंग कर देंगे या फिर मैक्सिमम सेटलमेंट शो कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। बट हमेशा याद रखना ये आई टू आई, ये थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं ताकि आप थोड़े कंफ्यूज होकर ये इनको कंसिडर नहीं करोगे तो वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी, तो इनका भी ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। यानी फ्लेक्सिबिलिटी पे एक बीम पर क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा। स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी किससे भी करो, अभी तक जो आता है जनरल होते हैं, एक बीम पे क्वेश्चन दे देंगे, इसको स्टिफनेस से करो, फ्लेक्सिबिलिटी से करो, इट्स अप टू यू। ये दोनों आपका सिलेबस का पार्ट। तो अब अगर आपको करना है तो ये देखना है कि यार किससे इजीली हो जाए, या फिर सबसे पहले ये देखूंगा कि यार इसके लिए अगर मैं बात करूँ इस काइनेमेटिक एंड स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी चेक करूँ, अगर स्टैटिक कम है काइनेमेटिक कम है तो उसके रेस्पेक्ट में बात करूँ, है ना। अगर लेट्स अज्यूम कि काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी मेरे पास 6 आ रही, सेम प्रॉब्लम है, उसने बोल दिया कि इसको एनालाइज करो, ठीक है, आपको कोई मेथड नहीं दे रहा, ठीक है। तो अगर काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी मेरे पास 6 है और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी मेरे पास 2 है या 3 है, तो मैं क्या करूँगा, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कम है तो उसकी अगेंस्ट रिडंडेंट यूज करूंगा, मतलब मैं फ्लेक्सिबिलिटी मेथड यूज करूँगा, ये याद रखना। और अगर आपके पास, सर फिर हाँ बेटा, फिर से बता दीजिए एक बार। लाइक उसने एक प्रॉब्लम दे दी, इसमें जैसे एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम एज शोन इन फिगर दिस, ये वर्ड नहीं देते एग्जाम में, जितने लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे उनमें ये नहीं दिया जाता कि किस मेथड को आपको यूज करना है। अब आपके थर्ड सेकेंड यूनिट की बात करें तो ये प्रॉब्लम दे दी, अब आप चाहो किसी भी मेथड से को चूज कर सकते हैं ना। सो आप किस वे में चूज करोगे कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो मैं इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली दोनों मेथड के लिए, दोनों मेथड में क्या करना है मुझे, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड आउट करना है और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी स्टैटिक और काइनेमेटिक, ये दोनों चीज़ें मैं फाइंड आउट करूँगा। लेट्स अज्यूम स्टैटिक मेरे पास 6 आ रही और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी मेरे पास 2 आ रही, ठीक है। तो अगर काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कम है तो मैं किस मेथड को चूज़ करूँगा, मैं चूज़ करूँगा कि यार मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड या स्टिफनेस मेथड यूज़ करूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे 2 ही रिडंडेंट लगाने, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से करूँगा तो 6 लगाने। 6 के लिए जब मैट्रिक्स बनाओगे तो वो सोल्व नहीं होगी, ठीक है। अप टू 3 आप कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हो, उसके बाद तो आप कैलकुलेटर से भी सोल्व नहीं कर सकते, समझ रहे हो। और मैनुअल तो नहीं कर सकते 6x6 की मैट्रिक्स। जितनी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी होगी, स्टैटिक हो या काइनेमेटिक हो, जितनी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि उतने बाय उतने की मैट्रिक्स बनेगी। तो आप ये ध्यान रखना कि हमारी स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी अगर 6 2 है तो हमें 2 चूज करना है। अब चाहे वो काइनेमेटिक है तो 2 मतलब स्टिफनेस मेथड, दैट इज स्टिफनेस मेथड, यानी हमें स्टिफनेस मेथड यूज करना है। बट अगर स्टैटिक वाले 2 हुए तो हमें कौन सा, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो कभी कभी जनरल वो रिजल्ट्स दे देता है, जनरल वैल्यूज दे देता है, जनरल क्वेश्चंस दे देता है, आपको मेथड आप चूज करो। ये क्या क्लियर रखना कि हमें डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी चेक करनी है, स्टैटिक एज वेल एज काइनेमेटिक। स्टैटिक कम है तो हम वो वाला मेथड यूज करें और काइनेमेटिक कम है तो हम ये वाला मेथड यूज करें। कभी कभी दोनों वैल्यूज लेट्स अज्यूम 2 and 3 है, 2 and 3 है ना, इस टाइप का हो तो काइनेमेटिक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। काइनेमेटिक अगर ज़्यादा भी है तो भी हम स्टिफनेस मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टिफनेस मेथड में आपके पास रिजल्ट, यानी आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो फिक्स्ड है, वो याद हैं। डिस्प्लेसमेंट में कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाती है हमें, है ना, कंजुगेट बीम मेथड से सारी कैलकुलेशन करनी। यहाँ पे सारे रिजल्ट्स आपके पास है, 4EI/L 3I/L, ये 2-3 फॉर्मूले जिन्हीं को आपको यूज़ करना है, समझ लो। तो ये इस चीज़ का और ध्यान रखना है। अगर इसमें अगर स्टिफनेस मेथड हम यूज़ कर सकते हो, बेटर है हम स्टिफनेस मेथड यूज़ करें। बट अगर काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी 3 से ज़्यादा है तो हम अवॉइड कर दें, ये ध्यान रखना। अगर दोनों में से 3 तक है तो हम स्टिफनेस मेथड ही यूज़ करें, ये क्लियर रखना। बट 3 से ज़्यादा है तो फिर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मेथड मजबूरी में यूज़ करना पड़ेगा। मजबूरी इन द सेंस कि यार वो लेंदी ज़्यादा है, सारे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने,
तो वो लेंदी ज़्यादा होगी, तो वो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। चलो हाँ, ये है 3/3 के लिए, ठीक है। 3/3 ये इस टाइप की प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं है, 3/3 के लिए हम सोल्व करेंगे, क्योंकि फ्रेम में जितनी प्रॉब्लम होगी वो 3/3 की है ना। सो अगर यहाँ देखें, इसने क्या करा, ये फिक्स की जगह कंटिन्यूस कर दिया, है ना। ये भी सिंपली सपोर्टेड और ये ओवरहैंग कर दिया, BABCD, आई भी चेंज कर रहा है। तो डिफिकल्टीज लेवल देखें तो इस टाइप से बना सकते हैं, पॉइंट लोड की जगह एक यूडीएल और लगा दो, बस इससे डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। 2 मीटर डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट कर दी और एक सेंटर पे भी कर दिया, ठीक है। तो वही मेथड वही होगा कि यार इस पर हमने लगा दिया एक 80 किलो न्यूटन। देखो अब थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखना, 80 किलो न्यूटन जो लोड लग रहा है या मूवमेंट लग रहा है, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। और हम जो रिडंडेंट चूज कर रहे हैं वो हम चूज कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 3 रिडंडेंट, तीनों पे स्लोप हम वेरी कर सकते हैं, यानी स्लोप हम हमारे लिए अननोन है, तो उनकी जगह हम रिडंडेंट यूज कर लेंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगर मैं फिक्स पी वेक्टर की बात करूँ या पी मैट्रिक्स की बात करूँ, तो पी मैट्रिक्स क्या होगी, केवल यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मूवमेंट आ रहा है इनिशियल स्ट्रक्चर पे, दैट इज 80 किलो न्यूटन, बट दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो वी यूज नेगेटिव साइन, -80। बाकी इस नोड पे कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं है, सो दैट इज 0, 0, ठीक। तो ये तो हमारी पी मैट्रिक्स होगी। पीएल मैट्रिक्स क्या होगी, यहीं देख लो, ठीक है। पीएल मैट्रिक्स क्या होगी, तो आपको ए पर P1L, P1L, सॉरी, P1L, ठीक है। P1L, PL मैट्रिक्स क्या होगी, P1L, P2L, P3L। P1L क्या होगा, दैट इज फिक्स एंड मूवमेंट ऑफ ए बी। अब ये तो हम सबको याद है, फिक्स एंड मूवमेंट ऑफ ए बी क्या होगा, सेंटर पे तो WL/8, 60 इंटू 8/8, so that is equal to 60, ठीक है। एंड द साइन इज विद साइन नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। P2L क्या होगा, P2L दैट इज इक्वल टू फिक्स एंड मूवमेंट ऑफ BA प्लस फिक्स एंड मूवमेंट ऑफ BC। 2 का कौन सा है हमारे पास, 2C वाला, ठीक है। सॉरी, ए बी नहीं होगा, ये दिस इज ए अलग है, यहाँ BC, क्योंकि बी से ही स्टार्ट है, BC एंड CD, ओके। इनकी वैल्यूज क्या होगी, फिक्स्ड मूवमेंट ऑफ BC एंड CD, BC की वैल्यूज BC, ये भी CB होगा, सॉरी, ओके। फिक्स्ड मूवमेंट ऑफ CB क्या होगा, सेम होगा 60, क्योंकि सेंटर पे लोड था, जितना उधर जा रहा है उतना इधर आएगा, क्लॉकवाइज होगा नो डाउट, माइनस ये जो CD है वो नेगेटिव होगा, कितना होगा, WAB²/L², याद है ये फॉर्मूला भी, अगर सेंटर पे नहीं है तो WAB²/L², फाइंड आउट कर लो कितना आ रहा है, 80 इंटू ए आपके पास है, बी आपके पास है, ठीक है। ए इज़ 4 मीटर, बी इज़ 2 मीटर, डिवाइड बाई 6², तो फाइंड आउट कर लो AB²/L² कितना आ रहा है। देखो P1L -60, 60 - 35, ये सेकेंड जो आएगा WAB²/L², दैट इज -35, तो -35.55, यहाँ से आपको मिल जाएगा P2L, दैट इज 24.45। P3L क्या होगा, जो डी पर आ रहा है, तो WBA²/L², ठीक है, 4²/2, 4²/2/6², यहाँ से ये मिल जाएगा DC, दैट इज P3L, तो P3L भी हमें मिल गया, ओके। P3L 71 पॉइंट, क्लॉकवाइज होगा 71.11,
ठीक है। सो ये पी मैट्रिक्स होगी, पी एल मैट्रिक्स होगी। नाउ अब के मैट्रिक्स आपको ड्रॉ करनी है, और के मैट्रिक्स इतनी बार ड्रॉ कर चुके हैं हम लोग, है ना, तो बस घबराना नहीं है, ईजी है ये चीज़, है ना। 2-3 न्यूमेरिकल हो गए, अब थोड़ा बहुत समझ में आएगा हम लोगों को। K11 यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया फर्स्ट वाले को। यहाँ के मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है, जितने नोड्स हैं सबको एक एक करके स्टडी करना है। तो जैसे 3 नोड्स आते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लो कि यार यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट बी, फर्स्ट नोड पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा के चेक कर लेते हो तीनों पे कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ या यूनिट रोटेशन दे रहा हूँ, बिकॉज माई नोड इज रोटेशनल नोड, ठीक है, तो यूनिट रोटेशन दे रहा हूँ तो कितना फोर्स लगाऊंगा, 4EI/L। आई यहाँ पे कंसिडर करना है आपको, 2I था तो 2I, 4EI/L, यानी 8 से 8 कैंसिल आउट, EI बचा। K21 कितना होगा, 2EI/L। आई कौन सा लेंगे, 2I, यानी इन दो इस बीम का, तो 2I/8, तो 0.5। K31, देखो यहाँ पर ऑलरेडी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है, तो उस रोटेशन को जीरो करने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो K31 इज जीरो, ठीक है। इसका डिफ्लेक्टेड शेप ही यही बनता है, यानी इसका डिफ्लेक्टेड शेप एग्जैक्टली जो बनेगा वो यहाँ स्लोप होगा और यहाँ पर भी स्लोप होगा, ठीक है। बट ये स्लोप जीरो करने के लिए आपको मूवमेंट लगाना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है। तो वो मूवमेंट लगा दिए, स्लोप ही जीरो हो गया, बस यहीं खत्म हो गया। तो K31 इज जीरो। फर्स्ट नोड के लिए सॉल्यूशन कर लिया हमने यूनिट डिस्प्लेसमेंट देके, तो सेकंड नोड पे आ जाते हैं। जब सेकंड नोड की बात करी तो सेकंड नोड में अब यूनिट रोटेशन दे देते हैं। यहाँ यूनिट रोटेशन दिया तो कौन कौन से फोर्सेज होंगे ये नोट कर लिया, तो बस ये नोट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। K22 सेकंड पे रोटेशन और सेकंड पे फोर्स देख लिया, सेकंड पे रोटेशन एंड फर्स्ट पे क्या फोर्स आएगा, एंड सेकंड पे रोटेशन और थर्ड पे क्या फोर्स आएगा। रोटेशन लास्ट रहता है तो सेकंड पे रोटेशन तीनों पे फोर्स देखेंगे। अब वैल्यूज चेक कर लें, K12 कितना होगा, सो 2EI/L। एल कौन सा, ये वाला 8 मीटर, आई कौन सा, ये वाला 2I वाला, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन देना और इसमें यानी BC बीम की बात करें, K22 कितना होगा, 4EI/L। इसका भी 4EI, ये भी बीम को रोटेट करना है और इस बीम को भी रोटेट करना है, तो दोनों के लिए 4EI/L, ठीक है। 4EI/L एंड दिस इज, यहाँ पे 2EI लिख रखा है बट ये 4EI है ना, ये बाय मिस्टेक इसने कर रखा होगा, तो कैलकुलेशन में देख लेना, आंसर में शायद सही कर देगा ये। हाँ देखो 4 इंटू 1.5 इज 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गए, EI/A1 बनेगा और EI बनेगा, तो रिजल्ट सही है, यहाँ मेंशन गलत कर रखा है ना। तो आप क्लियर रखना दैट इज 4EI/L। इस बीम के लिए भी 4EI, क्योंकि सेम नोड पर रोटेशन दे रहे हैं और सेम नोड पे फोर्स फाइंड आउट करें, तो 4EI/L प्लस 4EI/L। K32 क्या होगा, अब देखो जब यहाँ इस नोड को रोटेट कर रहे हैं तो ये बीम भी रोटेट हो रही है, ये बीम भी रोटेट, अब 320 नहीं है, है ना, पहले 310 था बट 320 नहीं है क्योंकि इस बीम पे इफेक्ट हो रहा है उसका, तो यहाँ पर कितना होगा, तो दैट इज 2EI/L 0.5 EI, ठीक है। थर्ड अगर बात करें, थर्ड पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे के देख लेते हैं। थर्ड पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया हमने, यूनिट रोटेशन दे दिया। रोटेशन जब भी आप बनाओगे तो रोटेशन का क्लियर रखना कि क्लॉकवाइज ही मूवमेंट लगा के, यानी जिस पे रोटेशन दे रहा है उस पर तो क्लॉकवाइज ही मूवमेंट लगा, है ना। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से रोटेशन कभी डाउनवर्ड नहीं बनाना, अपवर्ड ही बनाना। वैसे तो 90% जब चेक करेंगे वो भी नहीं ध्यान देते इतनी चीज़ें, और जो सिस्टमेटिक चेक करेगा आपकी कॉपीज वो उसे ये क्लियर रहेगा कि यार ये क्लॉकवाइज बनाया या नहीं बनाया, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में आपका मूवमेंट होना है, ठीक है। सो K31 यानी यहाँ यूनिट रोटेशन दे दिया तो यहाँ एक फोर्स आएगा, यहाँ एक फोर्स आएगा, यहाँ एक फोर्स आएगा, इसे क्या बोलेंगे 13, K23, K33। K33 की बात करूँ दैट इज 4EI/L, K23 की बात करूँ 2EI/L, K13 की बात करूँ तो यहाँ पे कोई फोर्सेस होगा भी नहीं ना, क्योंकि केवल इफेक्ट इसी बीम पर होगा। सो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, K वैल्यूज आ गई, डेल्टा आपके पास नहीं है, P और PL आपके पास है, दोनों वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। K मैट्रिक्स ये आ गई, तो डेल्टा मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर ली 1/EI, ये हमारे पास डेल्टा मैट्रिक्स होगी, ठीक है। डेल्टा मतलब डेल्टा 1, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी, ठीक है। तो ये तीनों आपने निकाल ली, जो तीनों की वैल्यूज आपके पास हैं। सो अब क्या करेंगे, MAB MBC आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। यहाँ थीटा बी, थीटा सी, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर, थीटा बी, थीटा सी फुट पुट कर, ठीक है। MAB MBC CB CD सारी चीज़ें वैल्यूज फाइंड आउट कर लो,
और डायग्राम जैसे हमने पिछला बनाया था ओवरहैंगिंग के केस में वैसा ही इस केस में भी आपको बनाना है, ठीक है। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो टास्क में। सर ड्राइव की लिंक आप सेंड कर दोगे? ड्राइव की लिंक, वीडियो की लिंक नहीं सर। ड्राइव की लिंक मैं अपनी ड्राइव पे अपलोड नहीं कर रहा। अब ये इन्होंने क्या करा है, इन्होंने यूट्यूब लिंक दे दिया, मैं उस पर अपलोड कर रहे हैं ना। बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही, यूट्यूब लिंक पे नहीं मिल रहा क्या इनको, इनके जो यूट्यूब कॉलेज का लिंक है? यूट्यूब कॉलेज के लिंक पे जाना पड़ेगा? अरे कॉलेज ने एक जिम ऑनलाइन क्लासेस करके कुछ स्टार्ट किया ना। नहीं सर, उस पे नहीं है मैंने कुछ अपलोड किया सर, था मैंने शायद चेक मुझे। किया था तब तो कुछ भी नहीं था। अच्छा एक काम करना तुम उसमें चेक करना, एक तो ETCE 303 डालना, 303 पे मैंने डाल रखे हैं, ETCE 303 डाल देना। और अगर आप टू हिंज आज चेक करो तो टू हिंज करके सर्च करना और मिल जाएगा जिम्स ऑनलाइन जो आपके है ये एजुकेशन वगैरह कुछ नाम। और नहीं मिले तो मुझे बता देना यार, मैं सेंड कर दूँगा तुम्हें। ठीक सर, आज चेक करते हैं। ओके थैंक यू, चलो है ना। और किसी को कोई डाउट? विशकेश अटेंडेंस हाँ सर, मैंने ले लिया। ओके अभी भेज देता हूँ आपको। हाँ सर, भेज रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कुमार थैंक यू सर।